बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान अंबर सना आपके अपने प्रोग्राम क़ायद का पाकिस्तान। और हमेशा की तरह आज के प्रोग्राम में भी कोशिश होगी कि आपके सामने उन तमाम रोशनियों पर, पहलुओं पर, तमाम सारी चीज़ों को आपके सामने रखें जो कि हमारी और आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मसरूफ़ियात की बिना पर, बहुत सारे मसाइल की बिना पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमसे ना चाहते हुए भी नज़रअंदाज हो जाती हैं। कोशिश करेंगे उन तमाम नज़रअंदाज हो जाने वाले पहलुओं को आज हम अच्छे तरीके से दोबारा से ज़हननशीं करने की कोशिश करें। और जिस खत्ते में हम बैठे हैं, हमेशा बात करती हूँ कि जो खत्ता हमारी पहचान है, जो हमारी आइडेंटिटी है, और जो ग्रीन पासपोर्ट हमारी और आपकी शान और शौकत है, कहीं कहीं कभी कभार उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप अपने खत्ते से, अपने वतन से मोहब्बत को किसी भी लेवल पर आकर कम कर दें। कोशिश ये करनी चाहिए कि जो जज्बा कहीं ना कहीं अंदर दब जाता है उसको उजागर करें और उन वजूहात की तरफ जाएं जिससे आपके जज्बे को उजागर होने में थोड़ी सी आपको मदद मिले। और बहैसियत पाकिस्तानी और कराची के सिटीज़न होने के नाते और तमाम पाकिस्तान को ओन करते हुए उनकी तमाम तरक्की के लिए थोड़ी सी कोशिश करें। हमेशा की तरह जब से पाकिस्तान हमारे वजूद में आया है, बेशुमार हमारे पास लीडर ऐसे आए जिन्होंने ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान को अव्वलीन नस्बुलैन बनाया, बल्कि हमारे सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें करके दी जिसको हम मशले राह समझ कर उसको कंटिन्यू कर सकते थे। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे मसाइल, किसी भी किस्म के आप मसाइल का शिकार होकर हम अपने मकसद से कहीं बहुत पीछे रह गए। लेकिन आज भी इन तमाम चीज़ों के बावजूद ऐसे बहुत सारे लीडर हमारे पास मौजूद हैं जो अपने मौक़िफ़ से कभी हटे नहीं हैं और जो नस्बुलैन से कभी दाएँ बाएँ हुए नहीं हैं। और वो उनका जो मंशूर है वह यकीनन पाकिस्तान को लेके सबसे पहले शुरू होता है और उसी को लेके वो कंटिन्यू करते हैं और उसी के हवाले से हमारे जहनों में कुछ चीज़ें डालने की कोशिश करते हैं। आज का प्रोग्राम भी यकीनन कुछ हम कोशिश करेंगे कि कुछ ज़ेरे हासिल गुफ्तगू हमारे पास हासिल हो और पाकिस्तान के हवाले से जो मसाइल की वजह से बहुत सारी चीज़ों पर हम रोशनी नहीं डाल पाते हैं, आज उन तमाम पहलुओं के ऊपर रोशनी डालें। और हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ बहुत ही मोतबर मेहमान और बरसर इक़्तिदार हुकूमत यानी तहरीक पाकिस्तान के बहुत अहम लीडर और यकीनन अपनी शनाख्त आप हैं, किसी तारीफ़ और किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। कोशिश करेंगे आज उनसे उन तमाम पहलुओं पर रोशनी डालें जो कि हम यानी बहैसियत तमाम मंजूर नज़र रखते हैं कि देखते हैं कि जनाब हमारी हुकूमत हमारे बारे में क्या सोचती है और हमें किस तरीके से लेती है। जनाब आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कोशिश करेंगे कि आज बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट से तहरीक इंसाफ को हम डिस्कस करें और ज़रा सुनने का नज़रिया भी वैसे ही जारी सारी रखिएगा। वेलकम करते हैं सर आपको। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मसरूफ़ स्केजुअल में से आपने वक्त निकाला। और बहैसियत लीडर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आवाम की तमाम फ़लाह व बहबूद को मद्देनज़र रखते हुए और उसको प्रायोरिटी पे रखते हुए आप जब आवाम के सामने आते हैं तो यकीनन आवाम की फिर तमाम नज़र आपकी जानिब होती है। तो सर आज के प्रोग्राम में यकीनन आप बरसर इक़्तिदार हैं और बहुत सारे मंशूरों को आप लोग लेके चल रहे होंगे और जब से आप लोग बरसर इक़्तिदार हैं बहुत सारे ऐसे मसाइल आप लोग फेस कर रहे होंगे और एक जो कहते हैं कि प्रेशर आता है जो पिछली हुकूमत छोड़ के जो सब कुछ जाती है, एक तो वो प्रेशर होता है। आवाम आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ऐसी नज़रों से देख रही होती है कि जहाँ पे सिर्फ एक्सपेक्टेशंस होती है और उन एक्सपेक्टेशंस में कुछ शिकायत नहीं होती हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आज अभी आप जहाँ जिस जगह पे मौजूद हैं और जो अभी जहाँ तक पाकिस्तान जहाँ तक आप लेकर आए हैं इन सालों में, आप क्या समझते हैं कि मुतमईन हैं आप अपनी तमाम प्रोग्रेस से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया कि जी आपने अपने प्रोग्राम के लिए मुझे मौका दिया। देखिए मसला ये है कि अभी आपने कहा हम बरसर इक़्तिदार हैं, तो बरसर इक़्तिदार पाकिस्तान में तो हैं लेकिन सूबे सिंध के अंदर हम जो हैं वो 50-50 हैं। इसलिए कि 18वीं तरमीम के बाद क्योंकि जब डिवोल्यूशन ऑफ पावर हुई तो वो सूबों को मुंतकिल हो गई और सूबे सिंध के अंदर जो है वो हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, तो लिहाजा 50-50 पर हम यहाँ कराए सूबे सिंध के अंदर हैं और दूसरे सूबों में और मुल्क में जो है हम 100% है। तो वहाँ पर जो लोगों की शिकायत होंगी हमसे वो पूरी होंगी, 100% शिकायत होंगी। अगर उनको कोई रिलीफ मिलेगा तो पूरा 100% मिलेगा। लेकिन सूबे सिंध के अंदर इसको आप दो हिस्सों में तकसीम रखें, सूबा सिंध और वफाक। अच्छा, जहाँ तक आप सबने कहा कि जी इन 2 सालों में, तो ये 2 सालों में कभी भी कोई भी आप नतीजा अख़ज़ नहीं कर सकते, इसलिए कि फिर वही एक सवाल एक वही जवाब कि जी पिछले माजी की जो परेशानियां हमारे पर छोड़ कर गए उन्हें दूर करते करते हम इस हद तक पहुँचे कि अभी उसको हल भी नहीं कर पा रहे थे कि एक आलमी वबा हमारे ऊपर मुंसलत हो गई और उसमें पूरी दुनिया उसके अंदर शामिल हो गई और उसने फिर से हमें जहाँ से हमने शुरू किया था चलना उससे भी हमें बहुत पीछे ले गए क्योंकि माशी तौर पे मुल्क बहुत कमज़ोर हुआ
और आलमी दुनिया पूरी कमज़ोर हुई है, हमारा मुल्क तो पहले ही स्ट्रगल पर था, वो और कमज़ोर हो गया। बिल्कुल। और उसके अलावा बहुत सारी और नई परेशानियां भी हमें देखने को मिली। तो इसलिए ये कि जब तक हम इस हालात से निकलेंगे नहीं, हम अपने पेस पे, अपने ट्रैक पर वापस नहीं आ सकते। हमारी दुआ है, हम सब की दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द हमें इस परेशानी से निकाले, आमीन। ताकि हम अपने असल मकसद की तरफ आएँ। और वो मकसद ये है कि इस मुल्क और कौम की तरक्की और इस मुल्क को खुशहाल बनाना और अमन बनाना, ये हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी है। तो ज़्यादा ज़िम्मेदारी हम पर आती है बहैसियत हुक्मरान के, तो लेकिन जो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है और अपने कायद इमरान खान पर पूरा एतमाद है कि वो हम सब मिलकर इस मुल्क को परेशानियों से दूर करेंगे इंशाल्लाह। आमीन। सर, सियासत की तरफ कैसे आना हुआ, इसी शोबे को आपने क्यों मुंसलिक किया? अच्छा देखिए, मेरी शुरू से एक आदत रही, मैंने दो काम ज़िंदगी में कभी नहीं किए। एक शॉर्टकट कभी नहीं किया, बहुत से मौके आए शॉर्टकट के, लेकिन कभी इख्तियार नहीं किया। सही। मैं स्ट्रगल के ऊपर यकीन रखता हूँ। और मैंने जब भी कोई, हमेशा मेरी दोस्तों से जब भी मैं कहीं जाता हूँ तकरीर करने के लिए, ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटीज़ की या कॉलेज या स्टूडेंट्स, तो मैं हमेशा उनसे एक बात कहता हूँ कि बड़े ख्वाब देखें। मैं हमेशा बड़े ख्वाब देखता था और उनकी फिर हासिल करने की ख्वाहिश और कोशिश करता था, तो उसमें अल्लाह ताला ने मुझे बहुत कामयाबी दी। मैंने इस शहर कराची के अंदर वो बड़ा मुश्किल वक्त भी देखा कि जब मुझे रोज़गार के लिए कराची की रोडों पे फूल भी बेचने पड़े, तो वो भी बेचे मैंने। लेकिन ख्वाब मेरे बड़ा था, तो मैंने कामयाब कारोबारी भी बना। फिर मैं नारे भी लगाता रहा। मुझे आज तक याद है कि मैं कायदाबाद से लेकर बंस रोड तक नारे लगा रहा था जब तहरीक चल रही थी। काजी आया और वो बहुत पूरी एक तहरीक थी उस वक्त। तो मैंने उस वक्त भी ख्वाब देखा कि मैं भी कभी मतलब इस मनसब पर पहुंचूंगा, तो उसके लिए बड़ी मेहनत की। और आज मैं कौमी असम्बली का मेंबर हूँ, पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉर मजहबी उमूर हूँ। तो लेकिन ये कि मैं बिलीव करता हूँ स्ट्रगल के ऊपर, ईमानदारी के ऊपर और मेहनत पर। असल ख्वाब क्या था सर, कि इस तरफ आने का जो अच्छा, बुनियादी ख्वाब था ख्वाब आपका? ये था कि मैं जब लोगों की मसाइल के लिए लोगों के पास जाता था, तो शुरू से आदत थी मुझे कि जी बस चल पड़े, दोस्तों ने कहा ये मसला है तो चलो भाई चलें। सही। लेकिन वो हल होता नहीं था, क्योंकि हमें दूसरे से रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी। बाज़ दफ़ा तो घंटों बाहर इंतज़ार करना पड़ता था एक छोटे से आदमी से मुलाकात करने के लिए। तो उसका दिल चाहता था मिल लेता था, नहीं दिल चाहता था नहीं मिलता था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं ख़ुद इस स्ट्रगल में क्यों ना शामिल हूँ, कि मेरे लिए आसानी हो जाए। आज मैं सबको कहता हूँ, मेरे जो दोस्त हैं सबको पता है, मैं कहता हूँ भाई जो दरवाज़ा आप लोगों के लिए बंद है, आप मेरे पास आएँ, वो दरवाज़ा मैं आपके लिए खोलूँगा। मुकदमा आपने ख़ुद लड़ना है। जो लोग आपसे मिलना नहीं चाहते या नहीं मिल पाते या उनके पास टाइम नहीं है, टाइम भी मैं लेके दूंगा, मुलाकात भी मैं कराऊंगा और कोशिश भी मैं करूंगा। और बाकी आपका मसला होगा, जेन्युइन मसला होगा तो यकीनन हल होगा। गलत मसले के लिए ना मैं जाऊंगा और ना मैं हल कराने की कोशिश करूंगा। जेन्युइन और गलत मसला कौन सा सर? मतलब बहुत सारे नाजायज़ काम भी होते हैं, जायज़ काम बिल्कुल। आपका अगर कोई जायज़ काम है तो बिल्कुल करेंगे, उसके लिए जिस हद तक भी जाना पड़े जाएंगे। लेकिन पहले ये होता था कि किसी जायज़ काम के लिए भी दूसरों के मोहताज रहते थे, दूसरों की मिन्नतें करनी पड़ती थी। तो अब अल्लाह ने एक मौका दिया है, तो उसको इस तरह मतलब कोशिश करके कि भाई किसी का जायज़ कोई शिकायत उसको दूर की जाए। सही। सर, तहरीक इंसाफ का मंशूर? देखिए जी, पाकिस्तान में कोई मंशूर नहीं है किसी भी पार्टी का। सही। तहरीक इंसाफ का एक मंशूर था कि इंसाफ। इसी तरह पीपल्स पार्टी का मंशूर था रोटी कपड़ा मकान। और ये लेकिन तब्दीली तो ज़ाहिर बात है, जब आप चेहरों की तब्दीली होती है, निज़ाम की तब्दीली, आप मैं आऊँगा तो ये तब्दीली ही है। इमरान खान की सूरत में एक तब्दीली है। एक स्टेटस को की जो पार्टियां थी उनसे जान छुड़ाई आवाम ने, एक तीसरा फेस लेकर आई, ये तब्दीली है। लेकिन इमरान खान का स्लोगन ये रहा शुरू से कि हम इंसाफ पर मबनी जो है, जो रियासत मदीना की बात करते हैं, उसका मकसद ही ये होता है कि इंसाफ पर मबनी हुकूमत हो, रियासत हो। तो उसमें उसके अंदर अब हम किस हद तक कामयाब हुए अभी तो वो उसको कुछ कह नहीं सकते, इसलिए कि अभी ये 2 साल हुए हैं। लिहाजा ये तो ज़ाहिर बात है एक लंबा प्रोसेस है और इसमें टाइम लगेगा, फिर वक्त बताएगा कि हम कामयाब हुए कि नहीं हुए।
सही। सर आप एक काबिल तरीन इंसान हैं और सियासत को बहुत डीपली समझते भी हैं। आपकी तकरीर भी बड़ी पुरजोश होती हैं और उसके अंदर बहुत सारे लेसन्स होते हैं। पीटीआई का कोई अभी वाज़ेह पॉलिसी जो है वो नज़र नहीं आ रही है। डिसीशंस जो हैं, जो फ़ैसले हैं, वो तब्दील हो रहे होते हैं और कभी कभार मातहत इदारों के जो लीडर्स हैं, जो सरबराहान हैं, वो भी तब्दील किया जा रहे थे। उसके पीछे क्या सिनेरियो होता है? अच्छा देखें, पहली बात तो ये समझने की है कि जब आप किसी भी, इमरान खान इस टीम का कप्तान है, सही, और कप्तान वो क्योंकि ख़ुद भी स्पोर्ट्समैन है और वो बेहतर समझता है कि ग्राउंड के अंदर वो जिससे मुतमईन होता है वो उससे काम लेना चाहता है। सही। अगर वो नीचे के लोगों से मुतमईन नहीं है, किसी भी इदारे के सरबराह से, तो उसको पूरा इख्तियार है, आइनी भी इख्तियार उसको हासिल है और अखलाकी इख्तियार भी उसे हासिल है कि वो उसे तब्दील करके बेहतर रिज़ल्ट लाने की कोशिश करे। तो उसमें ये तो मतलब वक्त बताता है और सूरत हाल बताती है कि उस तब्दीली से फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन ये इख्तियार तो उसी के पास है कि वो अगर मुतमईन नहीं है तो वो तब्दील कर दे। लेकिन सर इदारे के जो भी सरबराहान हैं उनको तमाम चीज़ें तो पता हैं, मंशूर भी पता है, आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी पता हैं, एम्स भी पता हैं, गोल्स भी पता हैं, फिर क्या वजह आती है कि तब्दीली की ज़रूरत पड़ जाती है? अच्छा देखें, पहली बात तो ये कि आइन के अंदर हर चीज़ की एक डेफिनेशन मौजूद है, हर इदारे की अपनी एक हैसियत मौजूद है, उसका काम भी डिफ़ाइन है सही। कि ये काम उस इदारे ने करना है। लेकिन अब उस के इदारे का जो सरबराह है वो उसकी रूह के मुताबिक कर रहा है तो ठीक, अगर उससे हट कर रहा है या जिस तरह उसे करना चाहिए उस तरह नहीं कर रहा, तो फिर तो जो मुल्क का सरबराह है या जो जिसे भी आइनी हैसियत हासिल है तब्दील करने की, या कप्तान कह लें आप उसे, तो उसको इख्तियार है कि वो उसको, अगर उसके काम से मुतमईन नहीं है, लेकिन गैर आइनी काम तो वो ना खुद करवा सकता है और ना किसी इदारे का सरबराह कर सकता है। तो आइन के अंदर रहते हुए अगर उसकी परफॉर्मेंस सही है तो फिर तो उसको हटाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वो अपनी उस ज़िम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहा तो फिर तो इख्तियार जिसको हासिल है वो उसको चाहिए कि वो उसको तब्दील कर ले, तो उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। और उस दौरान जो इख्तलाफात होते हैं जब हम पार्टी की, क्योंकि फेवरेटिज्म तो बहरहाल होती है हर जगह हर इदारे में, वो फिर कैसे आप लोग? अच्छा देखें, उसके बारे में क्योंकि मैं तो आदी हूँ सच बात करने का, खुलकर बात करने का। जी ज़रूर, मुझे वो नहीं आती। देखिए, पीटीआई की हुकूमत 2 साल की है और यहाँ पर जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है, वहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं वो 20-20 साल पुराने हैं। अक्सर मैं ये कहता भी हूँ कि जब कोई आदमी, कोई शख्स कोई पौधा लगाता है ना, तो फिर उसकी ख्वाहिश होती है कि उस पौधे का फल भी वही खाए और उसकी छाँव भी उसी को मिले। तो ये पौधे लगाए हुए हैं माजी की हुकूमतों के, तो इसलिए वहाँ पर इख्तलाफ तो ज़रूर होता है, क्योंकि उनकी सिंपैथीज़ जो होती हैं वो जिन्होंने उनको लगाया होता है, जिनके दौर में वो लगे हुए होते हैं, अपॉइंट हुए होते हैं, हालांकि वो भी कानून के मुताबिक होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी सिंपैथीज़ उन्हीं के साथ होती हैं। तो वो जब तक ये कल्चर तब्दील नहीं होगा कि हम ये समझ कर काम करें कि हमने इमरान खान के लिए नहीं करना, हमने किसी और सियासी जमात के लिए नहीं करना, हमने पाकिस्तान के लिए करना है। जब हमारे अंदर ये कल्चर पैदा हो जाएगा कि हम पाकिस्तान के वफ़ादार हैं, किसी शख्स के वफ़ादार नहीं, तो फिर हम ये तरक्की के सफ़र पे जाएंगे। तो लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि मैंने ये ख़ुद ऑब्ज़र्व किया, पहले मैं भी ये महसूस करता था, लेकिन क्योंकि जब मैं यहाँ आया तो मैंने ये महसूस किया कि लगता आपको ऐसा ही है कि वो बिल्कुल, लेकिन उनकी सिंपैथीज़ जो होती हैं, जो उनके वो होते हैं, वो जिनके साथ उनकी वाबस्तगी लॉन्ग टाइम होती है, जिनके, तो वो उन्हीं के साथ होती है, तो उसमें बाज़ दफ़ा दुश्वारी पेश आती है। सर एक नेक्स्ट सवाल आपसे। सर जज अरशद मलिक साहब जो हैं, उनकी बरतरफी पर नून लीग ने एक जश्न मना रही थी और कह रही थी कि हम पे सिर्फ इल्ज़ाम लगाए गए और साबित कुछ हो नहीं रहा है, लिहाजा सिर्फ एक जो तासुर आ रहा था उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ऐसा ही है सर या कुछ साबित होने जा रहा है? साबित तो हो चुका है, लेकिन जहाँ तक अरशद मलिक का सवाल है, ज़ाहिर बात है उसने जो कुछ उससे नेग्लिजेंस हुई है उसके मुताबिक उसको अदालतों ने जो फ़ैसला किया है और उसे बरतरफ़ किया है, लेकिन उसकी बरतरफी से फ़ैसलों पर कभी असरअंदाज नहीं होंगे। ऐसे बहुत सारे माजी में केसेस हैं और वो फ़ैसले अपनी जगह बरकरार रहते हैं, समझे ना। तो लिहाजा ये कि वो ये नून लीग वालों की या कोई भी हो शख्स, उसको वो हक हासिल है कि वो जब चाहे मिठाइयाँ बांटे और जब चाहे वो इल्ज़ामात लगाए, तो इसलिए ये कुछ नहीं। लेकिन जजेस के जो फ़ैसले हैं, वो जो फ़ैसला हो चुका है वो तब्दील नहीं होता, उसकी अपील में जाया जा सकता है और उसके बाद
सुप्रीम कोर्ट या आला अदालत जो भी है वो उसके ऊपर जो भी अपना रूलिंग दे, जो फैसला करे वो फिर। आपकी अपनी क्या राय है सर इस बारे में? सर मैं तो ये समझता हूँ कि जी जाहिर बात है, जब कोई आदमी गलत काम करेगा तो उसको सज़ा तो मिलेगी। अगर उन्होंने किया है, दबाव में आके किया, या कोई भी तरीका था, जो वीडियो आई जैसे भी है, तो वो एक जज को के मनसब को ये नहीं जेब देता कि वो इस किस्म की एक्टिविटीज़ के अंदर जो दिखाई गई या जो भी हैं उसमें वो शरीक हो। मतलब एक बात, बड़े मुकाम पर उसको अल्लाह ने बिठाया है, उसका मनसब बहुत आला है, तो उसको उस मनसब की हिफाजत भी करनी है और उसका एहतराम भी करना है, उस जिम्मेदारी को ओन भी करना होता है। एक आम तासुर यही है कि जो आपको जिम्मेदारी, जिसके लिए आप स्ट्रगल करते हैं, अगर वो चीज़ आपको हासिल हो जाती है तो वही जिसके लिए आपने इतनी डेडिकेशन की होती है वही साइडलाइन हो जाती है और दूसरी चीज़ें जो हैं वो फेवरेटिज्म में आ जाती हैं। सर, कायद के पाकिस्तान में जो आजकल जो 2020 का जो दो बुनियादी मसाइल चल रहे हैं, एक तो कोरोना, बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो माशी तौर पे, जैसे कि आपने अर्ज़ किया कि बहुत सारी तब्दीली आ चुकी है। दूसरा जो सबसे अहम मसला है 20, क्योंकि महंगाई का मसला है। महंगाई का मसला वो कि पहले भी था, लेकिन अब चूँकि कोरोना की वजह से जो माशी मसाइल का जो हम सामना कर रहे हैं, जो आवाम भी सामना कर रही है, उस सूरत में जो महंगाई का एक जो क्राइटेरिया है वो बिल्कुल चेंज है, सिनेरियो चेंज हो चुका है। तो इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है? उसमें आवाम की तरफ से आप क्या कोऑपरेशन एक्सपेक्ट करते हैं, या हुकूमत की तरफ से क्या चीज़ें बेहतरीन हो सकती हैं? अच्छा देखिए, जहाँ तक पहला आपका सवाल का हिस्सा है कोरोना, कोरोना एक ऐसी वबा थी जो पूरी दुनिया में आई। अच्छा, उसका एक इलाज है, उसका इलाज ना कोई दवाई है ना कुछ है, उसका इलाज था एहतियात। और एहतियात इसलिए नहीं कि जी हुकूमत मुझे कह रही है, ये मेरी अपनी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि ये जिस्म मेरा है। जैसे आप लोगों ने नारा लगाया था ना, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो मेरी ज़िंदगी मेरी मर्जी भी है, समझे ना। अच्छा, उस मेरी ज़िंदगी और मेरी मर्जी के साथ मेरी फैमिली की ज़िंदगी भी इन्वॉल्व है। अब मैं बाहर हूँ, मेरे घर वाले तो अंदर हैं आइसोलेशन में, वो तो कहीं बाहर जा नहीं रहे क्योंकि कारोबार सब बंद है, लॉकडाउन की सूरत हाल है, लेकिन मैं बाहर जा रहा हूँ। अब मैं बाहर से क्या चीज़ अंदर लेके जा रहा हूँ, समझे ना। उनका क्या कसूर है कि मैं एक बीमारी को लेकर उन तक भी पहुँच जाता हूँ। और मैंने ये देखा है कि जिस किसी को भी कोरोना हुआ है तो वो पूरी फैमिली को हुआ है, तो उसमें बाज़ लोग बहुत ज़्यादा सर्वाइव भी कर जाते हैं, जो कि, लेकिन बहुत से लोग ऐसे आए दिन आपने अमवात सुन रहे होंगे जो कमज़ोर होते हैं, जिनके साथ कोई ना कोई हेल्थ इशू होता है, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो लिहाजा एहतियात, जब तक इसकी वैक्सीनेशन नहीं आती, जब तक इसका कोई नहीं है, तो जो दुनिया ने इसका एहतियात अख्तियार की है वो हमें भी करनी चाहिए। हमें डिस्टेंस रखना चाहिए, लोगों से मेल जोल कम करना चाहिए, सैनिटाइज़ करना चाहिए अपने आप को, मास्क लगाना चाहिए, और गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन हुआ क्या है कि इसके अंदर जो आपने देखा कि उसके बरक्स हुआ सब कुछ। अभी भी आप देखें, बाज़ारों में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, आपको एहतियात नज़र नहीं आती है। ऐसा लगता है जैसे ये ख़त्म हो गया, ऐसा, हालांकि ये ख़त्म नहीं हुआ, दिन ब दिन बढ़ भी रहा है। अगर आज इसके आप रैंडम टेस्ट करवाना शुरू कर दें तो आपको पता चलेगा कितने लोग अफेक्टेड हैं। आज डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ख़ुद अफेक्ट हो गया है, समझे ना। तो इसलिए ये बहुत ही मुश्किल है। जो लोग बहुत ज़्यादा एहतियात कर रहे हैं वो भी थोड़ी सी बेएहतियाती से इसका शिकार हो जाते हैं, और जो तो बिल्कुल एहतियात कर ही नहीं रहे। लेकिन इसका दूसरा माशी पहलू है जिसकी आपने जिक्र की, क्योंकि जब आप लॉकडाउन के अंदर गए या इस वबा में गए तो सारी चीज़ें बंद हो गई। अच्छा, ऐसे वक्तों पे, मुश्किल वक्तों पे कौमें एक साथ खड़ी होती हैं, लेकिन बड़ी बदकिस्मती के साथ मैं ऑनेस्टली आपको ये बात कह रहा हूँ कि जो मैंने महसूस किया कि हम अपॉर्चुनिस्ट कौम बन चुके हैं। हमारे अंदर से वो एहसास का मादा ख़त्म हो गया। हम हर वक्त तलाश में रहते हैं कि हम कहाँ से मुनाफा कमा लें, कहाँ से लोगों की, मतलब हम कोई इवेंट ले लें, दुनिया के अंदर क्रिसमस आती है, वहाँ बड़ी बड़ी सेलें लग जाती हैं। हमारे यहाँ ईद का मौका आता है, रमज़ान का मौका होता है, हमारी कीमतें 4 गुना ज़्यादा हो जाती हैं, समझे ना। हम कहते हैं ये 1 महीना हमारा सीज़न है, इसमें हम 1 साल का कमाई कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद जैसे फिर कोई और सीज़न आता है, तो क्योंकि हमारे यहाँ तो 12 मौसम है ना, वो 12 सीज़न है हमारे यहाँ। कोई शादी का सीज़न है, रमज़ान का सीज़न है, मुहर्रम का सीज़न है, तो हर उस सीज़न में उसके हिसाब से हमने अपनी कमाई के ज़रिया बना लेते हैं उसको, उसके अंदर से अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये गलत है। देखें, जब हम बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत एक कौम, हमें चाहिए कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें। अभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कारोबार बंद हो गया तो चीज़ें, फैक्ट्रियाँ थोड़ी देर बंद की तो उन्होंने कहा जी इसकी कीमतें बढ़ा दो। थोड़ी देर के लिए दुकान खुली तो उसने अपनी मर्ज़ी की चीज़ें बेचना शुरू कर दी। अब लोग मजबूर हैं, क्या करें। तो ये एक तो कुदरती तौर पर ये सारी चीज़ें आई,
हालात आए हमारे ऊपर और कुछ हमने खुद पैदा किए। कुछ वो बड़े सरमाएदार कह लें आप या छोटा सरमाएदार कह लें, उन्होंने इस मौके से फ़ायदा उठाया और आम आवाम जो कि अक्सरियत के अंदर है, जो बेचारी मज़दूर पेशा है, जो डेली वेजेस वाले हैं या जो सरकारी या गैर सरकारी मुलाजमीन हैं, वो बेचारे इसमें सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। लेकिन आपने कभी भी किसी बड़े आदमी को सफ़र करते हुए नहीं देखा, क्योंकि वो अपने वक्त के साथ अपनी चीज़ों में तब्दीली ले आता है। नुकसान में हमेशा जो है वो कमज़ोर आदमी जाता है। जी हाँ। तो इसमें जब ये सब की ज़िम्मेदारी, ये सिर्फ हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं है। हुकूमत ज़ाहिर बात है उसका काम है विजिलेंस करना, उसका काम है देखना, लेकिन जब आप हुकूमत थोड़ा सा सख्त इकदाम उठाना शुरू करती है तो फिर वहीं हमारे यहाँ जो एसोसिएशन है, एक तो हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा एसोसिएशन है कि हर चीज़ की तो एक एसोसिएशन है, वो फ़ौरन खड़ी हो जाती है। लेकिन जब लॉकडाउन था तो ताजिर बरादरी ने, मैं ख़ुद उस जगह मौजूद था, कि ताजिर बरादरी ने कहा कि जी अगर आपने कल से दुकानें नहीं खोली तो हम खुद शटर ऊपर कर देंगे। ट्रांसपोर्टर्स ने कहा अगर आपने हमें इजाज़त नहीं, हम खुद रोडों पर आ जाएंगे। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है लेकिन लोगों को समझाना, लोगों की कि भाई आप SOP के तहत ज़िंदगी गुजारें, SOP के तहत जो है अपना कारोबार करें और कुछ रिलीफ भी लोगों को दें। हमारे यहाँ वो जो रिलीफ देने का उनसे वो कम है। हम हर चीज़ हुकूमत पे डालते हैं कि जी हर काम हुकूमत करें, तो हुकूमत के साथ साथ मेरी और आपकी भी जिम्मेदारी है। लेकिन सर इस सिलसिले में फिर जो आप कमज़ोर आवाम जिसकी तरफ आपने निशानदेही की है, उसके तो अपने तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह है ना, वो फिर कैसे रिजॉल्व हो सकते हैं? इसलिए तो सबसे बड़ा पूरी इस वक्त देखें जाए तो इतना बड़ा पैकेज किसी भी ख़ास तौर पे एशिया के अंदर तो किसी ने नहीं दिया जो कि इमरान खान ने दिया। 1,60,00,000 लोगों को 12,000 रुपये का पैकेज महीने, रिलीफ पैकेज 12,000 का दिया एहसास प्रोग्राम के तहत। ये किसी ने दुनिया में नहीं दिया। तो हुकूमत तो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रही है जहाँ जिस हद तक हो सकता है, जितने उसके वसाइल हैं उसके मुताबिक, लेकिन ये साथ साथ हुकूमत के साथ साथ मेरी और आपकी भी जिम्मेदारी। सही। तो सर वो जो जिन सरमाएदारों की तरफ आपने निशानदेही की है, कुछ इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो एक कमज़ोर आवाम है जो सरवाइव कर रही होती है, जो एक आम कंज्यूमर है, जो आम एक आवाम है जो उसका हिस्सा है, उसने अपने बच्चों को पढ़ाना भी है, उसने अपने बच्चों को प्रॉपर खिलाना पिलाना भी है, पहनाना उड़ाना भी है, और जो भी सोशल उनकी गैदरिंग्स होती हैं शादी ब्याह को लेके, तमाम चीज़ों को लेके उसको भी लेके चलना है। तो कोई एक ऐसा लाए अमल भी तो तैयार हो सकता है ना जो उन ताजिर बरादरी की तरफ से जाकर वो इस अवाम के लिए रिलीफ के लिए एक सिनेरियो चेंज हो सके। देखिए, मैं अक्सर मेरी मुलाकात रहती है तो मैं उनसे कहता हूँ कि यार तुमने 30 साल खूब कमाया है, अगर 1 साल आधा कमा लिया तो कौन सा गुनाह हो गया। लेकिन आपने फ़ौरन क्या किया कि 1 महीने के कारोबार में आपको परेशानी आई तो आपने ले ऑफ करना शुरू कर दिया। समझे ना लोगों को। तो भाई अगर 1 महीना आप लोगों को बिठाकर या शिफ्टिंग कर कर SOPs के तहत अपनी फैक्ट्रीज चला लें कि भाई ये 10 आ जाएंगे, ये कल नहीं आएंगे, परसों ये 10 आएंगे, इस तरह करके, ताकि काम भी चलता रहे, वो लोग भी बेरोज़गार ना हो और आप भी कुछ जो आपने इतने सालों कमाया है उसमें से अगर कुछ आपको थोड़ा सा देना भी पड़ जाए तो आप देखें। लेकिन मुश्किल वक्त में अपने लोगों के साथ देखें, वर्कर और मालिक जो है ना वो उसका रिश्ता बड़ा होता है, एक करीबी रिश्ता होता है। मैं समझता हूँ कि बाप का रिश्ता होता है मालिक का और उसका, तो उसको चाहिए कि अगर घर में जैसे कि अपने बच्चों की फ़िक्र करता है तो इसी तरह अपने अगर वर्कर्स की फ़िक्र करेगा तो बहुत सारी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। वो तो सर ओन करने की बात तो है, सर ये ओन तो करना पड़ेगा ना। सर अपोजिशन का मौक़िफ़ है कि हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं वो बेसिकली नाकामी की तरफ जा रही हैं और उसकी नाकामी की वजह से आप जो हुकूमत है वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकेगी, तो ऐसा है सर? अच्छा, अपोजिशन का मतलब क्या होता है? बड़े वास्ट मीनिंग है सर, अगर अपोजिशन की तरफ हम अपोजिशन का काम ही अपोजिशन करना है। देखिए, जब ये अपोजिशन थी, जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो पीपल्स पार्टी यही जुमले बोलती थी। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो नवाज शरीफ और उस वक्त की जो भी अपोजिशन थी वो यही जुमले बोला करती थी। आज हमारी हुकूमत है तो ये भी यही जुमले बोल रहे हैं। आप देखेंगे कि हुकूमत अपना वक्त भी पूरा करेगी और अपोजिशन को चाहिए कि मुस्बत अपोजिशन करे, पार्लियामेंट जो कि असल फोरम है वहाँ पर आए और असल में हक़ाइक़ जो हैं वो उनकी निशानदेही करे, परेशानियों की निशानदेही करे, सियासी मुकदमात ना लड़े, अपने ज़ाती मुकदमात ना लड़े, आवाम का मुकदमा लड़े, और जो रेलिवेंट फोरम है उसके ऊपर मुकदमा लड़ेगा तो कोई ना कोई रिज़ल्ट भी आएगा।
अगर मैं चाहूँ कि जी मैं रोड के ऊपर फैसला करवा लूँ तो वो होता नहीं है, उसके लिए आपको अदालतों में जाना पड़ेगा। तो हमारे सियासी लोगों की अदालत जो है वो तो पार्लियामेंट है, चाहे वो सूबाई हो चाहे कौमी हो, वहाँ पर जाके आवाम का मुकदमा लड़ें तो इंशाल्लाह कोई अच्छा रिजल्ट भी सर आएगा। अपोजिशन के जो इख्तलाफात होते हैं वो थोड़े से आपको पता है ज़रा ज़ोरों शोर से हाईलाइटेड हो रहे होते हैं, और अगर अवाम में से कुछ हिस्सा अगर उस अपोजिशन का साथ दे रही हो तो फिर ऐसे में आप सिर्फ ये कहकर जो है साइड नहीं हो सकते ना कि अपोजिशन का काम है अगेंस्ट जाना। कुछ ना कुछ एक ऐसा म्यूचुअल पॉइंट होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग के लिए, कुछ तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए ना जो थोड़ा सा उनको काम डाउन कर सके, थोड़ा सा आपके फेवर में ला सके। अच्छा देखिए, मैं आपको, क्योंकि मैं उस पार्लियामेंट का हिस्सा हूँ, मैंने वहाँ जो मैंने महसूस किया वो मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पर मुझे बहुत कम नज़र आया कि जी उन्होंने, अपोजिशन ने अवाम का मुकदमा लड़ा। अब उन्होंने ज़ाती मुकदमात लड़े। हर आदमी आया, आप उठा के देख लें, जो भी आता है प्रोडक्शन ऑर्डर पे आए या जैसे भी आता है वो आने के बाद अपना ही मुकदमा लड़ने लग जाता है। तो आवाम का, हाँ महंगाई है, ज़ाहिर बात है, वो जो चीज़ समझ रहे हैं वो मैं भी महसूस कर रहा हूँ, वो बात हम भी करते हैं, समझे ना, लेकिन उसका सलूशन कोई नहीं देता। सही। देखिए, आप अगर कोई चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं किसी प्रॉब्लम की, तो उसकी कोई सलूशन भी तो आपके पास हो। अच्छा, मैंने ये देखा, महसूस किया कि जब फॉर एग्ज़ाम्पल अभी बजट आया है तो वफाकी बजट के ऊपर सब तनकीद कर रहे हैं। चैनल्स के ऊपर बड़े बड़े माहिर माशियात बैठ जाते हैं, बड़े अरस्तु और बड़े एंकर जो आजकल के सबसे बड़े तो वही माशाल्लाह हैं, वो बैठकर वफाकी हुकूमत के ऊपर के बजट के ऊपर पूरे प्रोग्राम कर रहे होते हैं। लेकिन आपको पता है 42.5% सिर्फ वफाक का बजट है, 57.5% जो है सूबों का बजट है। तो सूबे के बजट के ऊपर सिंध के बजट पर कितने प्रोग्रामात हुए हैं कि भाई पीपल्स पार्टी ने क्या किया, कहाँ से करेगी, कैसे करेगी, क्या है, कितना उसने इस शहर कराची के लिए कितना, ये शहर कराची जो है 70% वफाक को कमा के देता है, बिल्कुल जी, 90% सूबे को कमा के देता है। इसके ऊपर तरक्याती कामों पे पैसे कितने रखे, 2 अरब रुपए। अब आप मुझे बताएं कि जो कमाई वो है शहर है, जो कि मतलब इतना बड़ा शहर है, उसके अंदर उन्होंने सिर्फ तरक्याती कामों के लिए 2 अरब रुपए रखे। तो आप इस बजट पर भी तो बात करें। अपोजिशन ये तो, अगर या तो यहाँ पर इस सूबे के अंदर अगर मामलात बहुत अच्छे हों जहाँ पे अपोजिशन की हुकूमत है, तो फिर तो आप ये कह सकते हैं कि भाई देखो हमारी पॉलिसीज़ का रिजल्ट आपको ये मिल रहा है, तो ये इसको क्यों नहीं आप वफाक पे अपनाते, इसको क्यों नहीं आप पंजाब में अपनाते, इसे क्यों नहीं KP की पे। तो जब आपको रिजल्ट आपके सामने, ये सारे जो आप लोग बैठे हैं कराची के शहरी, अगर वो मुतमईन है और आप चाहते हैं कि जी यही हो, तो फिर अगली दफ़ा जो है हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी को 5 साल के बाद जब वक्त आएगा, लोग पीपल्स पार्टी को परफॉर्मेंस के ऊपर वोट देंगे ना। अगर परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो कहेंगे भाई देख लो भाई, ये सूबे सिंध के अंदर तो दूध की नहरें बह रही थी हैं, तो अब हम चाहते हैं कि पंजाब में भी और KP के में भी बहें, तो हम पीपल्स पार्टी को लेकर आएंगे। ये अवाम का फैसला है। यहाँ की अवाम मुतमईन नहीं है। आप रोड पे चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, आप प्रोग्राम करते हैं, आप रोड पब्लिक में चले जाएं, आपको पता चल जाएगा। वैसे भी आप, क्योंकि कराची से आपका ताल्लुक है, तो कराची के हालात आपके सामने हैं, सूबे सिंध के हालात आपके सामने हैं। तो इसलिए अगर हम सिर्फ सारी चीज़ें ब्लेम सिंध पे डाल दें तो ये भी सही नहीं है। जो हमारी जिम्मेदारी है हमें पूरी तरह अदा करनी चाहिए, और इसी तरह सूबे की जो जिम्मेदारी है वो भी पूरी तरह अदा करे। तो जब मैंने पार्लियामेंट के अंदर एक तकरीर की तो मैंने कहा जी आपने 10% सैलरी बढ़ा दी और वफाक ने नहीं बढ़ाई, तो उस पर बड़ी ले दे हुई कि जी वफाक ने नहीं बढ़ाई, हमने 10% बढ़ा दी। देखिए, ये तकरीबन 5.5 करोड़ लोगों का सूबा है। 2.5-3 करोड़ तो सिर्फ कराची के अंदर लोग आबाद हैं, और सरकारी मुलाजमीन जो है ना वो 5.5 लाख के करीब हैं। आपने 5.5 लाख को 1% भी नहीं बनता, तकरीबन उनके आपने 10% बढ़ाए। मैंने कहा कि 63-69 अरब के करीब पैसे बनते हैं, और पूरे सूबे सिंध के अंदर 29 ज़िले हैं। अगर ये 29 ज़िलों को 2-2 अरब रुपया दे दें तो वो ज़िलों की सूरत हाल ही तब्दील हो जाए। सही। और
मैंने सरकारी लोगों से जब पूछा तो उन्होंने कहा हमें तनख्वाहों से हमें कोई लेना देना नहीं, आप तनख्वाह ना बढ़ाएं हमारी, हमारे लिए तालीम का निज़ाम अच्छा कर दें, हमारे लिए सेहत का निज़ाम अच्छा कर दें, समझे ना, हमारे लिए दूसरी चीज़ें, हमारे मामलात अच्छे कर दें, हमें तनख्वाह से क्या लेना। तनख्वाह का एवरेज हमें फ़र्क पड़ेगा 5-5.5 रुपये का, और बच्चे की फ़ीस मेरी जाती है, 2 बच्चे मेरे हैं, अगर वो 10,000 रुपये, मैं मिनिमम बता रहा हूँ कि 1-2 बच्चों की एजुकेशन की फ़ीस 10,000 रुपये जा रही है महीने की, उसको ज़रूरत है। अगर कोई एक घर में बच्चा बंदा बीमार हो गया तो उसके समझ लें 10-12 हज़ार रुपये तो उसके वो भी लग गए। अगर सरकारी स्कूलों का मेयार वही हो जाए जो कि प्राइवेट स्कूलों का है, और सरकारी डिस्पेंसरियाँ जो जगह जगह होनी चाहिए, अस्पताल होने चाहिए, उनका मेयार भी वैसे ही हो जाए जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स का है, तो वो कहते हैं हमें तनख्वाह से कोई लेना देना नहीं है, हमारी फैसिलिटीज़ हमें हमारे डोर स्टेप पे आ जाएंगी, हमें क्या करना है। लेकिन वो क्या है कि जी वो पॉपुलर डिसीजन लेने के लिए कि जी हमने तनख्वाहें बढ़ाई हैं, वफाक ने नहीं बढ़ाई, तो उससे जो है मतलब हमारा मसला हल नहीं होता। तो इसलिए चाहिए कि लोगों की जो ज़रूरत हैं उसका ख्याल करें, और अब ये पॉपुलर डिसीजन के बजाय, तनकीद करने के बजाय कोई कंक्रीट सोल्यूशन बताएं। तनकीद बराए इस्लाह या तरक्की हो तो वो नज़र उस पर डाली जा सकती है। सर, कराची की आपने बात की, मिनी पाकिस्तान है, तो आपके नज़रिए से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह तब्दीली आ सकती है कराची में, जो बेहतरी की तरफ जाए और जो शिकायत का थोड़ा सा रेशो भी थोड़ा सा कम हो जाए? देखिए, उसके लिए सबसे बेहतर तो ये होना चाहिए कि कोई ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए कि कराची के अंदर एक मैक्सिमम फंड, क्योंकि जब ये इतना बड़ा जनरेट करके सबको पालता है ये शहर, तो उसके अंदर उसका एक हिस्सा होना चाहिए, वो वफाक की तरफ से भी होना चाहिए, सूबे की तरफ से भी होना चाहिए, और फिर हमें अपने सियासी अख्तलाफात छोड़कर हमें मिलकर, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे कोई और सियासी पार्टी हो, चाहे PTI हो, हमें कराची के लिए एक आवाज़ बनना चाहिए। सही। और मैं हमेशा ये कहता हूँ, मैं अपने दोस्तों से, पीपल्स पार्टी के दोस्तों से और MQM के दोस्तों से, क्योंकि शहरी हुकूमत जो है, सिटी हुकूमत जो है वो MQM के पास है, तो उनसे हम ये कहते हैं कि भाई हम सियासत अपनी जगह पे करेंगे, नज़रिए के ऊपर करेंगे, अपने मंशूर के ऊपर। जब जिस वक्त ये मुल्क की सियासत मंशूर पे आ जाएगी तो बहुत सारी तब्दीलियाँ आ जाएंगी इस मुल्क में। सही। क्योंकि दुनिया के अंदर सियासत होती है मंशूर पर, हमारे यहाँ मैनिफेस्टो पे तो कोई सियासत नहीं है। तो वो हर पार्टी का एक मंशूर होगा, एक मैनिफेस्टो होगा, आवाम देखेगी ये इसमें मेरे लिए, हमारे लिए क्या बेहतरी, वो उसको मुंतखब करेगी। अगर हम मिलकर कराची को बनाएंगे, जहाँ जहाँ जिसकी है हुकूमत है वो मिलकर कराची के लिए काम करेगी, तो जब तक कराची के बेसिक मसाइल हल नहीं होंगे कराची तरक्की नहीं करेगी, नहीं कर सकता। अंडरस्टूड सी बात है। सर, कारोबारी जो हमारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जो एक्सपोर्ट्स जो मुतासिर हुए हैं, पहले भी उनमें तरक्की की ज़रूरत तो थी और उनमें इक़दामात की भी ज़रूरत थी, तो आप क्या समझते हैं कि उसको कैसे अभी ये कोरोना पीरियड में, महंगाई के सेशन में, किस तरीके से उसमें आप चीज़ें कर सकते हैं? इस वक्त तो पूरी दुनिया के अंदर कोरोना है, बहुत मुश्किल हो रहा है इम्पोर्ट। जैसे हमें इंपोर्ट करने में तकलीफ़ है, इसी तरह उनको इंपोर्ट करने में तकलीफ़ है। लेकिन ये कि ये जैसे हालात निकलेंगे तो बड़ी कोशिश तो यही है कि जी एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो, ख़ास तौर पे एक्सपोर्ट के हवाले से। सही। तो इंशाल्लाह ये कि तो जैसे ही इस मुश्किल हालात से निकलेंगे तो बेहतरी की तरफ जाएंगे। सर, हुकूमत के वादों में डैम्स के भी वादे थे, वो कहीं उसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें। डैम्स का पर काम शुरू है, डैम्स के ऊपर। किस हद तक तो ज़ाहिर बात है तकमील तक पहुंचे, क्योंकि कोरोना की वजह से तो जाहिर है वो चीज़ भी एक आराम से हमें मिल गया है ना, स्लोगन कोरोना। वो तो टाइम लगता है, काम शुरू है इसके ऊपर, और इंशाल्लाह तो ये मतलब ये वो डैम्स वो वाला प्रोजेक्ट तो है नहीं कि 2-4-6 महीने वाला, ये तो सालों का प्रोजेक्ट है। तो और ये जो आप जिन डैमों की बात हम भी करते हैं तो ये भी माजी की हुकूमतों के हैं, तो ये इस पर टाइम लगेगा। लेकिन अगर मुसलसल और तसलसल के साथ काम हो रहा होता तो अब तक कंप्लीट भी हो चुके होते कुछ डैम। अगर ये काम उसको सियासी उसको नज़र ना किया जाए और इसे कंप्लीट किया जाए, मुसलसल इस पर काम किया जाए, तो इंशाल्लाह 1-2 सालों के अंदर आपको बेहतरीन नज़र आएगी। सर, बरसरे इक़्तिदार जो हुकूमत होती है उसके तो फिर हर काम में ही थोड़ा सा पॉइंट आउट भी किया जा रहा होता है, ऑब्जेक्शन भी किया जा रहा होता है, उसमें से कोई ना कोई खामी निकालने की, एब्स्ट्रैक्ट करने की कोशिश तो की जा रही होती है। और जितने भी तमाम मेंबरान हैं तो वो उनकी कोशिश यही होती है कि या तो उसको स्ट्रांगली फेस करें
और फेस करके फिर उसका आंसर दें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अपोजिशन जो होती है वो बहुत सारी चीज़ें आवाम के कंधों पर रख के भी कोई बात कही जा रही होती है। फ्रंट पर आके अपोजिशन कभी नहीं कहेगी कि ये मेरी शिकायत है तो आप इसको दूर करें। तो जहाँ पे आवाम का वर्ड आ जाता है, जहाँ पे आवाम की फ़लाह और इस्लाह की बात आ जाती है, तो वहाँ पर फिर अगर आपसे कुछ अगर पूछा जाए तो फिर उस सूरत में आप उसको कैसे, क्योंकि तालीमी निज़ाम आप देख रहे हैं बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब हुआ है। अच्छा देखें, पहली बात तो ये कि अपोजिशन हो या हुकूमत हो, अपोजिशन जब भी बात करेगी वो कभी ये नहीं कहेगी कि ये मेरा ज़ाती मसला है, वो ये कहेगी आवाम का मसला है। ठीक है ना। लेकिन देखें, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जैसे अभी कहा स्कूल का मसला, तो कराची के अंदर जो सरकारी एदाद व शुमार के मुताबिक 500 स्कूल हैं गवर्नमेंट के। 500 वो स्कूल हैं जो बाकायदा ये नहीं एक कमरे वाले जो गवर्नमेंट बताती है, सिंध गवर्नमेंट बताती है कि बाकायदा वो स्कूल हैं कि जिनके 4 दीवारी है, जिसमें कई रूम्स हैं, कई वो है। जी हाँ। लेकिन आप ज़रा सर्वे कर लें, ये हमने एक साल में ये तालीमी निज़ाम हमारे पास नहीं है, जिसकी वजह से जो हम बार बार ये कहते हैं ना, ये 18वीं तरमीम कि इसको रिविज़िट करने की ज़रूरत है, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। ये तो उसकी वजह ये है कि अब मेरे इलाके के अंदर, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि सरकारी स्कूलों का इतना बुरा हाल है कि मैंने पहली शिकायत स्कूलों के बारे में की और रिक्वेस्ट भी की। बिलावल जरदारी से मेरी पहली रिक्वेस्ट ये थी, बाकायदा एक फ़ाइल की सूरत के अंदर, जो कि वहाँ के जो कि प्रिंसिपल थे स्कूलों के, उन्होंने कहा कि जी हमारे पास फर्नीचर नहीं है, हमारे पास लाइट नहीं है, हमारे पास ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, ये हमें प्रोवाइड की जाए ताकि बच्चे स्कूल आ सकें। तो वो उस पर कोई भी, अभी भी अगर आप मेरी बजट के ऊपर स्पीच सुनेंगे तो मैंने ये उसका जिक्र किया। पहली मैं जब भी करता हूँ अपने इश्यूज़ के ऊपर, हल्के के ऊपर बात करता हूँ, तो जब तक ये ज़िम्मेदारी जिनकी है, देखें गोश्त मुलाजमीन का आपने नाम सुना होगा, वो हैं, वो लाखों मुलाजमीन हैं। ये जो तनख्वाहें जो इजाफा हुई हैं ना, ये तनख्वाहें वो एक तरह से इनडायरेक्ट वे में इन्होंने अपनी जेबों में डालें। मैं इसलिए थोड़ा सा सख्त कर रहा हूँ क्योंकि आपने सवाल ऐसा किया कि स्कूल में टीचर्स नाम की मौजूद ही नहीं है, स्कूलों का हाल नहीं है। स्कूलों के अंदर ये चनेसर गोड बराबर में है। आपने अभी पिछले दिनों टीवी पर एक प्रोग्राम देखा था फिर कि यहाँ पर जानवर बंधे हुए हैं स्कूल के अंदर, तो बच्चे तो पढ़ ही नहीं रहे। तो मैंने एक स्कूल में एक प्रोग्राम किया मैंने लाइव, तो वहाँ पर जब मैं गया, मुझे इलाके के लोग लेकर गए, तो वो स्कूल तो था नहीं वहाँ पे ना। पार्लियामेंट में भी कह दिया कि कुत्ते के बच्चे पढ़ रहे थे, तो वो समझे कि हमने पीपल्स पार्टी वालों को कह दिया। मैंने कहा भाई मैंने पीपल्स पार्टी वालों को नहीं कहा, मैंने तो कहा कि कुत्ते के बच्चे पढ़ रहे थे। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। तो वो एंकर डर गई। जब स्कूलों का ये हाल हो, अगर ये स्कूल प्रॉपर हो जाएं, देखें आप अपने बड़े से पूछते हैं, वो कहते हैं जी हमने पीले स्कूलों से तालीम हासिल की है। एक ज़माने में ये गवर्नमेंट के स्कूल ही जो थे, बिल्कुल इनका एक स्टैंडर्ड था। लोग आज बड़े बड़े नाम आप देखेंगे, वो बताएंगे मैं सैयद मुदस्सिर इस्लाम से था, मैं फलाने से था, मैं फलाने से था। बिल्कुल ऐसे। तो वो उस मेयार पे जब लाएंगे आप, तो फिर लोगों को, माँ बाप को आसानी होगी। आज बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, मेरे हल्के का बच्चा मंशियात वालों के हाथ चढ़ गया, वो उससे मंशियात का काम ले रहे हैं। मेरे यहाँ इलाके में कोई खेलों के मैदान नहीं है, बच्चों के पास कोई खेलने के मैदान नहीं है। वो बड़े बुरे कहते हैं ना कि जी अगर मैदान आबाद होंगे तो अस्पताल वीरान होंगे। हमारे यहाँ अस्पताल तो आबाद हो रहे हैं, वो वैसे वो भी आजकल वीरान ही हो रहे हैं। डॉक्टरों ने काम लेना, पेशेंट लेना ही छोड़ दिया। तो ये मतलब ये जिम्मेदारी किसकी? ये मेरी है। जब मैं आता हूँ हुकूमत में, जब मैं वोट मांगने जाता हूँ, मैं जब लोगों के पास जाता हूँ, उनसे वादे करता हूँ कि मैं आपके ये मसाइल हल करूँगा, ये हल करूँगा, तो मैं यही बात पीपल्स पार्टी से भी कहता हूँ, MQM से भी कहता हूँ, क्योंकि ये 3 पार्टियाँ स्टेक करती हैं कराची के अंदर, कि हम मिलकर, हम लोगों के मसाइल जो हमने वादे किए, आपने भी किए होंगे, मैंने भी किए हैं, उन्होंने भी किए हैं, तो हम मिलकर इन मसाइल को हल करें और फिर आवाम पर छोड़ दें कि आवाम हमसे कितनी मुतमईन है, और वो वोट के ज़रिए हमें अपने इत्मीनान का इज़हार कर देंगे। जिसके ऊपर इत्मीनान होगा उसको वोट देंगे, जिस पर नहीं होगा उसको रिजेक्ट कर देंगे। सही। लेकिन लोगों के मसाइल ज़रूर हल होने चाहिए। सही। सर, आखिर में हमारी आवाम से जो आप कुछ अगर कहना चाहें, कुछ तसल्ली देना चाहें और यकीन दिलाना चाहें कि जो वक्त है, कड़ा वक्त है, वो गुजर जाएगा, और जिस वादे पर आप बरसर इक़्तिदार आप लोग आए हैं, वो तमाम वादे जो हैं आप लोगों से वफ़ा होने वाले हैं। देखिए इंशाअल्लाह ताला मुश्किल वक्त है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला से दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह ताला इस मुश्किल वक्त से इस कौम को निकाले इंशाअल्लाह, और पूरे दुनिया के लोगों को इस परेशानी से निकाले जो एक परेशानी आई है, और ताकि ज़िंदगियाँ वापस दोबारा से अपनी रूटीन में आएँ। और उम्मीद है अल्लाह ताला से
कि अल्लाह ताला हर परेशानी के बाद एक आसानियाँ भी हैं, बिल्कुल, और वो वक्त आने वाला है, हर इंशाल्लाह। सूरज तुलू होने वाला है। और मेरे कायद का एक जुमला है कि घबराना नहीं। सही। नाजरीन, हम हमेशा कह रहे होते हैं प्रोग्राम के आगाज़ में भी और जाते जाते भी हम आपसे कहते हैं कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जहाँ पे तमाम इख्तिलाफ़ात को बालातर रखते हुए सिर्फ़ और सिर्फ कौमियत की बिना पर सोचा जाए और तरक्की के लिए सोचा जाए। कायद का पाकिस्तान सिर्फ किसी एक के लिए नहीं है, हम सबका पाकिस्तान है। और हमेशा बात करती हूँ ग्रीन पासपोर्ट की, थोड़ी सी उसकी रिस्पेक्ट का खुद ख्याल करना पड़ेगा, इख्तिलाफ़ात को थोड़ा सा साइड पर, और देखें कि आप अपने घर के अंदर रहते हुए निज़ाम को कैसे बेहतरीन बनाते हैं। तो पाकिस्तान भी आपका घर है और इसको बेहतरीन बनाने के लिए आपसे जो हो सकता है आप उसके साथ आप ज़रूर करें, इब्तिदा कीजिए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाबी देगा। ये था आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।